लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज को लगने लगा कि देखिए मंचू सरकार कमजोर है, तो मंचू सरकार रहेगा चीन में तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कहीं पर भी अफीम बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ताइपिंग विद्रोह वाले हुंग स्यू युआन आ गया और ये राजा बन गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4। पेपर 4 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में भाग 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं और ये है भाग 3। अगर भाग 2 तक नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आज ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 कंप्लीट होती है, आपको पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसके तहत क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। हम ये भी बताते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा और उसके बाद उसी चैप्टर का हम मॉडल सेट देते हैं जो कि फ्री में मॉडल सेट दिया जाता है और ये मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। अब टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक। जब हिस्ट्री टॉक सर्च करेंगे तो ये जो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा ये, और टेलीग्राम चैनल आने के बाद आपको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। ये ताइपिंग विद्रोह के बारे में समझ लिए थे, इसका नायक के बारे में समझ लिए थे और इसके प्रकृति कैसी थी। इस विद्रोह की प्रकृति ये था कि ये राजा के खिलाफ ये विद्रोह हो रहा था और चीन में विद्रोह की परंपरा थी। परंपरा ये थी कि अगर राजा योग्य ना हो तो विद्रोह कर देना, पहले से फिक्स था वहां पर कि राजा अगर योग्य नहीं रहता है तो वहां पर विद्रोह कर देना। तो ताइपिंग विद्रोह, तो ये देखिए, और विद्रोह के सूचक क्या थे कि अकाल पड़ जाए, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जनता पर अत्याचार हो जाए, ये सब सूचक थे, ये पहले ही बताया। इसमें एक और बात था कि ताइपिंग विद्रोह का एक प्रमुख नेता था। अब ताइपिंग विद्रोह का जो नेता था उसका नाम था, वो पिछले वाला में भी बताए थे, हुंग स्यू युआन था ये नेता। ये किसका नेता था? ताइपिंग विद्रोह का। अब देखिए ताइपिंग विद्रोह, इसका नाम ताइपिंग विद्रोह ही क्यों पड़ा? ताइपिंग विद्रोह, इसका मतलब होता है, ताइपिंग का मतलब होता है पूर्ण शांति। पूर्ण शांति यानी ये जो विद्रोह किया गया था पूर्ण शांति के लिए विद्रोह किया गया था। अब देखिए हुंग स्यू युआन कौन था? ये था कि ये खुद को ईश्वरीय सम्राट कहता था। कौन? इसका जो नेता था, ताइपिंग विद्रोह का नेता, ये खुद को ईश्वरीय सम्राट कहता था। ये बोलते थे कि भगवान द्वारा हमको भेजा गया है इस मंचू वंश का नाश करने के लिए, मंचू वंश को शासन से हटाने के लिए। क्योंकि इससे ये जब ये विद्रोह कर रहा था उस समय किस वंश का शासन था? मंचू वंश का। तो मंचू वंश को हटाने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूं और खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई कहता था। ध्यान रखिएगा, इसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई कहता था। जब ईसा मसीह का छोटा भाई, तो अब इसके अनुयायी होने लगे। ध्यान रखिएगा, इसके साथ मिलकर विद्रोह करने वाले तो थे ही, साथ में इसको लोग भगवान समझने लगे, ईश्वर समझने लगे और इसके साथ 30,000 के संख्या में अनुयायी जुड़ गए। कौन जुड़ गए? अनुयायी। और सब मिलकर विद्रोह करने लगे। और ये विद्रोह शुरू कब हुआ था? ताइपिंग विद्रोह जो शुरू हुआ था 1851 में, 64 तक चला था। देखिए अब 1851 में जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे जब ये पता चला लोगों को कि ये भगवान, ये जो ईश्वर का अवतार इसको माना जाने लगा, ये ईश्वर का अवतार है और ये खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई भी मानता था, तो लोग इसके पीछे हो गए। और पीछे हो गए का मतलब इसके साथ साथ चलने लगे और इसके अनुयायी बनने लगे। अब जो अनुयायी, अब देखिए, अब ये विद्रोह कर रहे थे, अब इसके साथ 30,000 की संख्या में अनुयायी है। जब शाही फौज इनको विद्रोह को दबाने के लिए आता था तो ये सभी लड़ जाते थे। कौन? ये अनुयायी। और ये जी जान लगा कर लड़ते थे क्योंकि अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं ना। और जो अपने ईश्वर के लिए लड़ रहा है, ईश्वर के सपोर्ट में जो लड़ रहा होगा, बताइए उसके अंदर कितना ताकत होगा। एक तरफ शाही सैनिक, एक तरफ राजा के सैनिक और दूसरी तरफ ये अपने ईश्वर को बचाने में लगे हुए हैं। यानी समझ लीजिए, जब भी लड़ाई होता है ईश्वर का, और कोई अपना ईश्वर और या अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता है, एक वो लड़ाई और एक सैनिक। तो बताइए हारेगा कौन? मतलब वो ज्यादा थे। ये जो राजा के सैनिक जो थे, राजा के सैनिक, मान लीजिए राजा के सैनिक इधर से है 50,000 राजा के सैनिक, ठीक है, और इधर से ये मान लीजिए अभी 10,000 की संख्या में, ऐसे तो 30,000 हो गए थे, लेकिन 10,000 की संख्या में जब लड़ाई दोनों तरफ से होता था तो ये पूरा जी जान लगा कर लड़ते थे। कौन? ये यहाँ पर ताइपिंग विद्रोह वाले बहुत जी जान लगा क्योंकि अपना ईश्वर को बचाने के लिए, और ये राजा के प्रति लड़ रहे थे तो ये कम में ताकत से लड़ेंगे ना, तो ये हार जाते थे बार बार। और मंचू वंश वाले वैसे भी हारने की इनको आदत थी क्योंकि अंग्रेजों से भी हार गए थे। जब अफीम विद्रोह हुआ था, ये जब अफीम युद्ध हुआ था, विद्रोह बोल रहे, जब अफीम युद्ध हुआ था तो ये अंग्रेजों से भी हार गए थे। यानी ये पहले से ही बहुत कमजोर थे।
और धीरे धीरे क्या हुआ, ये ताइपिंग विद्रोह वाले चीन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिए और खुद वहां का राजा हुंग सिउ युआन खुद का राजा बन जाता था। जहां पर भी कब्जा करते थे ये लोग ना, जिधर की तरफ आगे बढ़ते थे विद्रोह करते हुए और सैनिकों को मारकर वहां से भगा देते थे, खुद वहां पर क्या बन जाता था, ये राजा बन जाता था। अब राजा बनने के बाद ये क्या करता था, वहां पर अपने नियम लागू करता था, खुद का नियम बनाता था और खुद का नियम लागू करता था। अब और बात समझिए, लेकिन बात ये हुआ कि धीरे धीरे अब चीन पर कब्जा करने लगा तो क्या हुआ, ये मंचू सरकार वैसे भी कमजोर थी। तो अब ये बात अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेज भी उस समय थे ना, जब ये प्रथम अफीम युद्ध हुआ, उसी के बाद से ना ये प्रथम अफीम युद्ध हुआ, फिर द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद से ना ये धीरे धीरे शुरू होने लगा ताइपिंग विद्रोह। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि ताइपिंग विद्रोह वाले चीन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने लगे और ये बहुत ही ताकतवर है, कौन, ये ताइपिंग विद्रोह वाले बहुत ही ताकतवर है और चीन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने लगे, तब अंग्रेजों ने मंचू सरकार की मदद की। समझ लीजिए, एक तरफ जहां प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था उसमें क्या था, एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ मंचू वंश यानी मंचू सरकार, चीन की जो सरकार थी, चीन में मंचू वंश की सरकार थी। ये दोनों आपस में लड़े हुए थे। जब लड़े तो जीता अंग्रेजों ने। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज को लगने लगा कि देखिए मंचू सरकार कमजोर है, तो मंचू सरकार रहेगा चीन में तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कहीं पर भी अफीम बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ताइपिंग विद्रोह वाले हुंग सिउ युआन आ गया और ये राजा बन गया चीन का, तो हमको तो मार कर ऐसे ही भगा देगा अंग्रेज। और एक बात क्या ये लोग करते थे, जहां जहां इनका शासन स्थापित होता गया वहां वहां क्या कर, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, मदिरा मतलब शराब, वही ये अफीम, तंबाकू, ये सब पर बैन लगाते थे, सब पर प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा, सब पर क्या करते थे, ये प्रतिबंध लगा देते, प्रतिबंधित कर देते थे। वो सब नशा वाला जितना भी चीज था ना, वो सब प्रतिबंधित। तो ये अंग्रेजों को लगने लगा कि देखिए अगर ये आ जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो अंग्रेज क्या किए, मंचू वंश के जो राजा थे उनसे मिले और कहे कि देखिए हम आपको हराने में इसका मदद करेंगे। तो मंचू सरकार तो चाहिए रहा था कि इसको हराया जाए। अब अंग्रेज किसकी मदद करने लगे, मंचू वंश की। और धीरे धीरे इनका भी क्या हुआ, बार बार लड़ते लड़ते इनकी जो ये हुंग सिउ युआन तो था ही, साथ में और भी इसके जो अनुयायी थे, अनुयायियों में लड़ने वाले जो सैनिक थे, लड़ने वाले जो सेनापति थे, ये सब अधिकतर जो बेहतर थे वो मारे जाने लगे, मतलब उनकी मृत्यु होने लगे। मृत्यु कैसे होने लगी, युद्ध लड़ने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती थी। ये बोलता था कि हम ईश्वर का अवतार है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसके सेना में जितने भी लोग रहेंगे वो मरेंगे नहीं, ये मरते इधर भी थे और उधर से भी थे। तो अब अंग्रेज जहां पर भी पड़ जाएंगे, बताइए कौन जीतेगा, अंग्रेज की ये वो बंदूक लेकर घूमते थे और बढ़िया प्रशिक्षण था उन लोगों के पास में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और एक और बात कि ये हुंग सिउ युआन ने नानकिंग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और नानकिंग पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद उसने उसको राजधानी घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा, नानकिंग को अपना राजधानी बना दिया। इसका नाम बदल दिया थियनचिंग बना दिया। इसका नाम क्या रख दिया, नानकिंग का नाम रख दिया थियनचिंग, और इसी को अपना राजधानी बना लिया। किसने, ये हुंग सिउ युआन ने। ध्यान रखिएगा, हुंग सिउ युआन ने नानकिंग को नाम बदलकर थियनचिंग कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। और इसने नाम बदलने के बाद इसने अपना राजधानी बना दिया। लेकिन अंग्रेज अब इसके पीछे पड़ गए। जब पीछे पड़ गए तो धीरे धीरे विद्रोह कमजोर होने लगा और विद्रोह दबने लगा। और अंग्रेज इसकी सेनाओं में, इसके अनुयायी में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करने लगे, जाओ उसमें शामिल हो जाओ, मतलब उसके अनुयायी बन जाओ और उधर हमारे तरफ से लड़ना। ये अंग्रेज शामिल करवा देते और अपने तरफ से, मान लीजिए इन्हीं के लोग हैं, अंग्रेजों के लोग, और उसकी सेना में जाकर शामिल हो गए। इसकी सेना में जाकर शामिल हो गए, हम भी अनुयायी बनेंगे और शामिल हो गए। अंग्रेज नहीं, मतलब चीन के यहाँ स्थानीय लोगों को पैसा देकर और इसके सेना में शामिल करवा देता था। और शामिल करवाने के बाद ये उल्टा पड़ जाता था, जब भी युद्ध होता था यही अपने में मारने लगते थे। तो ये धीरे धीरे इनका जो विद्रोह हुआ है वो दबने लगा और 64 आते आते पूरी तरह से ये विद्रोह दब गया। सबसे ज्यादा 53 और 54 ईस्वी में, 1853 से 1854 ईस्वी में सबसे ज्यादा इन्होंने अपने क्षेत्र पर कब्जा किया। अब देखिए इन्होंने नियम और सुधार क्या क्या किया। अब सुधार इनका समझ, धीरे धीरे 64 तक ये पूरी तरह से दब गया। ये ताइपिंग विद्रोह पूरी तरह से 64 तक दब गया। अब हुंग सिउ युआन ने जब राजा बनाइए तो क्या क्या अच्छा काम किया। सबसे पहला काम,
जितनी भी जमीनें थी उसका राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हुआ कि वो सभी जमीनें राजा की हो जाएंगी। जितने भी लोगों की जमीनें थी उसने अपना राजा को जमीन उसने कहा कि सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए, मतलब वो राजा की जमीन हो जाएगी। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि जब भी सरकार किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण करता है मतलब वो चीज अब सरकार की हो गई। लेकिन देखिए इसने सभी जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये नहीं कि सब जमीन अपने पास रख ले। राष्ट्रीयकरण करने के बाद कहा कि अब देखिए जिस परिवार में जितने सदस्य हैं उसके अनुसार अब जमीनों का बंटवारा कर दिया जाए। 9 श्रेणी में जमीन को बंटवारा किया। सभी जमीनों को पहले अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि कोई किसी के पास बहुत सारा जमीन था, किसी के पास कुछ जमीन नहीं था। इसने कहा कि नहीं, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इसने अब कहा कि गिनती करो किस परिवार में कितने लोग हैं, और जिस परिवार में जितने लोग हैं उसके अनुसार जमीनों का बंटवारा कर दो सब में। जमीनों का बंटवारा हो गया। और एक बात, जो घर के पुरुष थे, वो कृषि का काम किया करते थे। घर के पुरुष जो थे वो कृषि का काम किया करते थे। महिलाएं जो थी वो पशुपालन करती थी, घर में रहकर पशुपालन करती थी। और एक बात, अनाज, जितना भी अनाज होता था उन परिवारों को खाने 1 साल का खाना रख दिया जाता था। उसके बाद जितना भी अधिक अनाज होता था वो सब राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। और राजा का आदेश था कि जितना भी, मतलब राजा यही हुंग सियुयान का आदेश था कि जितना भी मतलब खाने लायक 1 साल का सामान उनका रख दो, और जितना भी बच रहा है उसका अनाज सब कुछ वो लेकर आ जाओ। और पशुपालन भी करना था इन लोगों को। तो जितना भी अधिक मात्रा में जो भी पशुपालन होते थे, जो भी उनके उपयोग से ज्यादा होता था, तो राजा के पास पहुंचा देना होता था खुद से। और एक बात, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया इसने कहा, देखिए इससे पहले चीन में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था। बराबरी का अधिकार का मतलब प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। कोई भी मान लीजिए प्रतियोगिता हो रहा है, उस प्रतियोगिता पहले भी होता था। कंपटीशन कोई भी मान लीजिए किसी खेल में हो गया, या किसी में भी कोई वाद विवाद में हो गया, बातचीत में हो गया, कहानी में हो गया, कविता में हो गया, ये सब चीज में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं था। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि महिलाओं को भी बराबर अधिकार देना चाहिए। यानी कितने क्षेत्रों में इसने पहला राष्ट्रीयकरण किया जमीन का, दूसरा महिलाओं को बराबर अधिकार दिया, तीसरा किसानों का हालत सुधारने के लिए उनको कृषि ऋण भी दिया जाता था। और उसके बाद ये सैनिकों का जो भर्ती होता था कि मान लीजिए सैनिक बनाना है, और सैनिक उनके मतलब योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाता था। तो इतना कुछ हुआ, इसने सुधार किया। सुधार में आपको फिर से याद रखना है, राष्ट्रीयकरण किया, सभी जमीन का राष्ट्रीयकरण किया, और उसके बाद 9 श्रेणियों में बांटकर परिवार के अनुसार उसने जमीनों को बंटवारा कर दिया। उसके बाद महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए उसको महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। प्रतियोगिता, जो भी प्रतियोगिता होता था, महिलाओं को भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता था। तीसरा एक बात करें तो ये जो सैनिक थे, सैनिक की भर्ती और उनके योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाता था। ये टाइपिंग विद्रोह हुआ और ये हो गया चैप्टर खत्म। तो टाइपिंग विद्रोह फिर से एक बार समझ लेते हैं। टाइपिंग विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध में मंचू सरकार जो है वो अंग्रेजों से हार गई थी, और अंग्रेज आकर चीन में मनमानी करने लगे थे। यहाँ के लोगों को उठा कर खींच कर यहाँ से दास बनाकर लोगों को उठाकर दूसरे देशों में ले जाकर बेचने लगे। दास व्यापार समझते हैं? दास व्यापार क्या होता है? दास व्यापार वो व्यापार होता है, देखिए ऐसे नॉर्मली व्यापार कोई करता है तो कोई सामानों को बिक्री करता है, एक सामान दूसरा सामान बेचता है या पशुओं को बेचता है। लेकिन यहाँ दास व्यापार में इंसानों को बेचा जाता है। अगर दास व्यापार का मतलब ये होता है कि एक इंसान को किसी के बेच दिया जाता है, किसी को बेच दिया जाता है। मान लीजिए अंग्रेज उठाकर चाइना का स्थानीय लोगों को ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेच दिए। बेचने का मतलब जीवन भर के लिए वो इंसान जो खरीदा हुआ है उसके घर पर काम करेगा, तो वही होता है दास व्यापार। तो यही दास बना कर लेकर जाने लगते। दास व्यापार पहले भी प्रचलित था, लेकिन पहले था कि एक देश में, उसी देश में वो दास रह जाते थे। मान लो एक गांव से दूसरे गांव चले गए, दूसरे गांव से तीसरे गांव चले गए। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज देशे बदल देते थे, एक देश से दूसरे देश ले जाकर इंसानों को बेच दिया करते थे। उसका सबसे बेहतर अगर प्रमाण जानना है तो बिहार के जो अंग्रेज भारत से भी लोगों को लेकर जाते थे दूसरे देश में काम करवाने के लिए। तो बिहार के लोगों को लेकर गए, और वहाँ मॉरिशस का नाम सुने, वहां पर भोजपुरी भाषा बोला जाता है। मॉरिशस में भोजपुरी भाषा क्यों बोला जाता है? भोजपुरी भाषा की अधिकता क्यों है? इसलिए कि मॉरिशस जो टापू पर बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के बगल में है। दक्षिण अफ्रीका का मैप जब देखिएगा ना, दक्षिण अफ्रीका के बगल में भारत के या निचला वाला साइड में, देखिए नीचे ऊपर तो ऐसे कुछ होता नहीं है मैप में, लेकिन भारत के दक्षिण वाला साइड में इधर देख लीजिएगा, छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम मॉरिशस रख दिया गया है। अब मॉरिशस क्या था कि बिहार के लोगों को पकड़कर मॉरिशस में काम करवाने के लिए अंग्रेज लेकर गए, और अंग्रेज मॉरिशस में काम करवाने के लिए लेकर गए। अब वहीं पर वो लोग बस गए, तो वही एक देश बन गया जिसका नाम है मॉरिशस। तो बिहार के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, वहां पर भी अधिकतर लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी भाषा। तो यही था दास प्रथा। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मंचू सरकार पुनः चलने लगा, कहाँ पर? चीन में।
तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा, और नहीं तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।